आबादी के अमृत महोत्सव काल को समर्पित सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने किया। कार्यशाला के पहले दिन प्रदेश सरकार की नई नीतियों पर नए गीत लिखने, नए गीतों को धुन तैयार करने और प्रचार अमला कैसे और प्रभावी हो, इस पर फोकस किया गया। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग जिम्मेदारी के साथ शासन प्रशासन की जनहितकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में सक्रिय है। ऐसे में लोक विधा के माध्यम से भजन पार्टी के कलाकार सरकार की नीतियों का प्रचार प्रभावी रूप से करें। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और एक अनूठा प्रशिक्षण शिविर है। इसमें हमारे जो 11 जिलों की टीमें हैं लोक प्रचार विभाग की, उनको बुलाया गया है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। एक 4 दिन का रिफ्रेशर कोर्स रखा गया है, जिसमें जो सरकार की नई नई स्कीम्स आई हैं, योजनाएं आई हैं, इनके बारे में उनको बताया जाएगा और किस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार सामग्री, गीत हैं जैसे या बाकी चीज़ें तैयार करें, कोई स्किट तैयार करें, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से सरकारी स्कीम्स के बारे में बता पाएँ। इसकी जो ये कार्यशाला जो है आयोजित हो रही है और हमारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट इसके लिए इसमें जो है इसको आयोजित करा रहा है। मेरा मानना है कि जितने भी कलाकार आए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कार्यशाला है, ताकि जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स हैं उनके बारे में जानेंगे और लोगों को इसके बारे में जाकर के बताएंगे। राजस्थान भिवानी हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस लगातार मोनू मानेसर और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, तो दूसरी तरफ मोनू मानेसर के पक्ष में मानेसर में पंचायत की गई। इस पंचायत में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के साथ साथ बड़ी तादाद में ग्रामीण भी मौजूद रहे। पंचायत में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और बेवजह गौरक्षकों को इस कांड में फंसाना चाहती है। वहीं पंचायत में एक कमेटी का भी गठन किया गया। इस कमेटी के मार्फत राष्ट्रपति के नाम एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई कि मोनू सरकार के परिवार और अन्य गौरक्षकों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इसके अलावा यदि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के घर पर दबिश देती है तो उससे पहले गुरुग्राम पुलिस और कमेटी को भी इसकी जानकारी दी जाए। जोर पीछे सीबीआई जांच हो और निर्दोष मोनू मानेसर सहित जो हमारे साथी हैं उन पर जाति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। क्या ज्ञापन सौंपा है आज? हमने ज्ञापन सौंपा है कि बगैर इत्तला के कोई भी किसी भी बारे में मोनू मानेसर उसके परिवार को परेशान ना किया। मोनू मानेसर के खिलाफ जो राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से, और मोनू के साथ ही नहीं और भी 4-5 लड़के हमारे, उनके खिलाफ जो गलत तरीके से कंप्लेंट दर्ज हुई है, उसी को लेकर आज ये पंचायत थी। या तो राजस्थान सरकार इस मामले को वापस ले और सीबीआई जांच कराए, और दूसरा परिवार के जो लोग हैं उन परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि जितने भी साथी गए हैं, अभी आपने देखा होगा कि मेवात में हमारे एक साथी है श्रीकांत, उनके परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई, ऐसी दुर्घटना और किसी के परिवार के साथ ना हो, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए और जो सीबीआई की जांच हो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी सामने नहीं, वो उस बारे में पता करना पड़ेगा कौन किस तरीके से कहता मेरे नजर में लगी है। मुझे कहा गया है कि पुलिस गाँव में नहीं घुसेगी। नहीं, गाँव में क्यों नहीं घुसेगी पुलिस का अपना लेकिन तरीके से काम करने का क्या अधिकार क्यों नहीं? लेकिन वो पहले सूचित करना पड़ेगा। वो ना उनको कुछ करने दो, तो हमारा अपना काम है ना, वो कुछ भी कहेगा, हमें अपना काम तरीके से करना है। सुरक्षा मांगी गई है परिवार के लिए। सुरक्षा की अगर कुछ नजर आएगी तो सुरक्षा करेंगे, तो भाई कुछ जरूरत नहीं है। क्या ठीक है। गुरुग्राम में चोरी की वारदातें लगातार। चोरी की वारदात का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक और युवती गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में शॉपिंग के बहाने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पूरा मामला गुरुग्राम के डीएलएफ के एम्बियंस मॉल का है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह दोनों एक दुकान में घुस रहे हैं और महिला सामान खरीदने के बहाने चोरी की चांदी की ज्वेलरी चुरा रही है।
फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से चोर एक दूध टेस्टिंग की मशीन, एसी और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। अस्पताल में हुई इस चोरी की वारदात से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान के परिसर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कार्यालय में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का पता तब चला जब सुबह अस्पताल कर्मी पहुंचे और कैमरे में सारा सामान फैला हुआ देखकर इस बात का एहसास हुआ, जिसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। और बाकी आपका वर्जन ले लो। कल शाम को हम ऑफिस से गए थे 5 बजे, 5:15 बजे। यहाँ से सारा सामान बिल्कुल सही रखा हुआ था। एसी यहाँ बिल्कुल लगा हुआ था और दूध टेस्ट करने की एक मशीन थी, वो भी लगी हुई थी और सारा सामान बिल्कुल हम वो ऑफिस बंद करके गए थे 5:15 बजे करीब, 5 बजे 5:15 बजे। और उसके बाद में सवेरे हमारे यहाँ जो है 8:45 बजे के करीब है, हमारा जो है हेल्पर है यहाँ पर सवेरे ऑफिस खोलता है। तो जब वो ऑफिस खोलने के लिए आया सवेरे 8:45, तो बाहर का जो ताला है वो टूटा हुआ था और एक गेट खुला हुआ था। G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। गुरुग्राम से प्रतापगढ़ फार्म के सड़क मार्ग का निरीक्षण भी किया गया। प्रतापगढ़ फार्म में जिला प्रशासन की टीमों ने तैयारियों और सुरक्षा का जायजा लेते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने की मशक्कत भी शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त ने बताया कि G20 प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हरियाणवी अंदाज में होगा और हरियाणवी की संस्कृति से उनके रूबरू भी करवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, और इसी दूध दही के खाने के साथ हरियाणवी जोश, संगीत और परंपरा के साथ झज्जर तैयार हो रहा है। टेंटेटिवली जो शेड्यूल हमारे पास आया है उसमें ये है कि संभावना है कि G20 के जो डेलीगेट्स हैं जो अपनी मीटिंग जो कर रहे हैं उसके बाद हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने के लिए अपने झज्जर जिले में आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सुरक्षा को लेकर कुछ और निश्चित तौर पर जो भी प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी की जाएगी। उसके लिए एक ड्राई रन हमने कल किया है, इसकी रिव्यू करते रहेंगे और अपनी तैयारियां समय समय पर। हमारे यहाँ 200 लोगों का आने की सूचना है और तैयारियां हमने ऑलमोस्ट सब तैयारियां कर ली हैं, जिसके अंदर हमारा ट्रेडिशनल, कल्चरल और एग्रीकल्चर से लेकर सब चीजें जो है यहाँ दिखाई जाएगी। और इस साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनट्स ऑफ ईयर घोषित किया हुआ है, जिसमें मोटे अनाज से बने हुए पकवान हम जो है विदेशी मेहमानों को परोसेंगे, जो कि सब तैयारियां हैं। क्या कुछ खास रहेगा? खास इसमें बाजरे मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, चूरमा, बेसन के लड्डू, हरी चटनी, लहसुनी चटनी, सरसों का साग, इस तरह की जो है हमारी जो कल्चरल से रिलेटेड चीजें हैं और सारा जो सिस्टम रहेगा उसी के हिसाब से हमने सब तैयारियां की हैं। झज्जर शहर के पारस रेस्टोरेंट के ऊपर बनी बिल्डिंग में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से वर्करों में और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे ग्राहकों में भगदड़ मच गई। आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू की गई।
इस दौरान मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब भी दिया। वहीं सदन में इनेलो विधायक अभय चौटाला को 2 दिनों के लिए निष्कासित भी कर दिया गया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू की गई। इस दौरान मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के भी उत्तर दिए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब भी दिया। सदन में इनेलो विधायक अभय चौटाला को 2 दिनों के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। चार भाग हैं इसके। मैं चाहूंगा कि ख भाग की बजाय पहले ख गए और ख गए और घ, इन 3 का उत्तर मैं पहले देता हूं। ख में यह कहा कि यदि कोई एजेंसी इसकी पहचान के लिए बनाई गई है सर्वे के लिए, तो उसके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें उन योजनाओं से पात्र योग्य परिवार जो वंचित हो गए हैं, तो मेरा कहना है कि इसमें हमने कोई किसी एजेंसी से कोई काम नहीं कराया है। ये पूरा काम सरकारी तंत्र उसी के माध्यम से हुआ है। इसलिए जब कोई एजेंसी नहीं की गई है तो उसके बाद जो गया है क्या उक्त एजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया अथवा नहीं, इसलिए एजेंसी का कोई विषय नहीं है। इसी तरह चौथा जो भाग है कि क्या इस संबंध में सरकार ने कोई संज्ञान लिया, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, यानी जब एजेंसी से कराया ही नहीं गया तो इसलिए उसका कोई संज्ञान लेने का। अब जो क्या भाग है उसमें आपने कहा है कि बहुत से परिवार पहचान पत्र के जो सर्वेक्षण के कारण से लाखों परिवार बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये मैं बहुत पहले लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, परिवारों की पहचान करना। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक यूनिक ऐसा एक प्रयोग है पूरे देश में, बल्कि कई लोग दुनिया के भी जो आते हैं, एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उनको जब परिवार पहचान पत्र की बात बताते हैं तो वो भी रुचि लेकर के हमसे समझना चाहते हैं। अभी तक सारे देश दुनिया में एक व्यक्ति, एक सिटीजन, उसकी पहचान आधार के नाते से तो बनाई गई है, प्रचलित है, वो हमारे यहां भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। लेकिन हर समाज में परिवार की इकाई है, तो इसको पहचान करके उसको चिन्हित किया जाए, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई जाए। पहले हमने HRDB बनाया था, हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको वहां छोड़ करके, क्योंकि उसके साथ आधार जुड़ा था, बाद में पाया गया कि आधार को हम किसी से जरूरत से नहीं पूछ सकते। हमारे पास जिन सेवाओं में आधार का उपयोग करेंगे, लेकिन उनको न बताया जाए, न बताए, अब उसको छोड़ करके फिर हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। और इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर आज 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है, जिसमें 2,87,00,000 सिटीजन ये उसमें है। इसी का उसमें भी अभी लगभग 2.5-3% अभी ऐसा है कि जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करके हमको डाटा दिया है, लेकिन अभी उसकी साइन परफॉर्मा जो हम करवाते हैं कि वो से सहमत है, उसमें अभी 3% के लोग लगभग बाकी हैं। 4 भाग हैं इसके। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पहले प्रश्नकाल था, फिर में ये जो हमारा 0 आवर था, 0 आवर के अंदर सबसे पहले बोलने का मौका अभय सिंह चौटाला जी को दिया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाए, मैं समझता हूं कि वो सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा के बहुत खिलाफ हैं। इसलिए मुझे ये सख्त कार्रवाई करनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ठेकेदारों में माध्यम से लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने हेतु किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि निगम का गठन एक कल्याणकारी स्कीम के तहत किया गया,
जिन परिवारों की आय 1.80 से लाख रुपए से कम और जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं है, उनको निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ठेकेदारों में माध्यम से लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने हेतु किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि निगम का गठन एक कल्याणकारी स्कीम के तहत किया गया। जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए से कम है और जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं है, उनको निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो सब परमानेंटली अलग से हैं। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था। उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है, तो उसी हिसाब से ही होगा। ये कोई शुरू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को विशेष भत्ता वहां ही भौगोलिक स्थिति के अनुसार दिया जाता है और समय समय पर इसका रिव्यू किया जाता है। मुख्यमंत्री मंगलवार को नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता बंद करने के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन में बताया कि नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अगस्त 2022 से विशेष भत्ते का बकाया मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि पहले यह भत्ता केवल डॉक्टरों के लिए ही था, लेकिन अब सरकार ने इसे अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी देने का निर्णय लिया है। पहली बात तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में स्पेशल कोई इंसेंटिव इस प्रकार का दिया जाता है तो ये सरकार की ओर से प्राथमिकता होती है, किसी जिले का अधिकार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हाँ दिया जाता था, तो ये एक अधिकार पूर्वक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा के लिए वहां जो जाएगा दिया ही जाता रहेगा। वो तो ये है कि जब तक वहां की डिमांड को पूरा करने में लोग आगे आते नहीं है, ये तब तक की सुविधा ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले वहां जाए। तो ये इंसेंटिव इस नाते से दिया गया था। हाँ, ये ठीक है कि चौके केवल डॉक्टर्स का था, डिपार्टमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर के साथ बाकियों को दिया जाए। वो फाइल चली, किन्हीं कारणों से वो फाइल देर हुई, लेकिन अब वो फाइल होगी जब से बंद हुआ अगस्त ऑनवर्ड, उसका एरियर्स वो भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। लेकिन बाकी सबको भी अब जब शुरू करेंगे उस समय से वो दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलेगा, एरियर मिलेगा। सत्र का आज दूसरा दिन था। सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। गजब का उत्साह जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का के संदर्भ में हमने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की आज मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी हैं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के, आदरणीय श्री सुभाष चोपड़ा जी
पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, उनके वो इसमें शरीक हुए थे और उनके नेतृत्व में आज ये मीटिंग हुई है और लोगों के अंदर गजब का उत्साह था। सारा जो पूरा जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें तेज गति लाने के लिए आज की मीटिंग बुलाई थी। हाथ जोड़ो यात्रा जिसकी जो हमने शुरू किया हुआ है हरियाणा के अंदर, ये कड़ी है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने चालू की थी, जिस सफलता के साथ हरियाणा वासियों ने अपना प्यार राहुल जी को दिया और सफलता के साथ भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाया। उसी की एक कड़ी है कि अब हमें घर घर जाके राहुल जी के संदेश को जन जन को बताना है, घर घर जाके ये बताना है कि किस तरह से बीजेपी ने देश को बर्बाद किया उनकी नीतियों ने। खबर अंबाला से है, जहां कई गुरुद्वारों में सेवा संभाल ली गई, जिसके बाद विवाद को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 5 मेंबरी कमेटी बनाई, जिसमें बलदेव सिंह कायमपुरी, अवतार सिंह रिया, गुरचरण सिंह ग्रेवाल, जरनैल सिंह करतारपुर, बाबा सिंह घुमानपुर, अंबाला के मंजी साहब गुरुद्वारे पहुंचे। आपको बता दें कि यहां से 5 मेंबरी कमेटी का काफिला कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गया और साथ ही कुरुक्षेत्र में हुए विवाद में पुलिस द्वारा पकड़े गए सिख संगत को लेकर गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने भारी रोष प्रकट किया। साथ ही जनरल सेक्रेटरी एसजीपीसी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। देखो, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। भिवानी जिले के दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी है। जिला के रेड क्रॉस सोसाइटी ने व्योश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग मुहैया कराएंगी। इसके लिए भिवानी में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 850 लोगों ने भाग लिया। कैंप में वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण भी किया गया जो कि दिव्यांग हैं। जल्द ही रेड क्रॉस सोसाइटी इनको कान की मशीन, दांत और अन्य कृत्रिम अंग भी मुहैया कराएंगी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि रेड क्रॉस के माध्यम से ऐसे लोगों को कृत्रिम अंग मुहैया कराए जाएंगे। जल्द ही एक और कैंप लगाया जाएगा जिसमें इन्हें ये अंग दिए जाएंगे। जिला उपायुक्त एवं रेड क्रॉस अध्यक्ष श्री नरेश नरवाड़ IAS के कुशल मार्गदर्शन में जिला भिवानी की सभी खंडों में भारत सरकार की स्कीम व्योश्री के अंतर्गत वरिष्ठ जनों के लिए कैंपों का आयोजन किया गया। इन कैंपों में
करीब 850 से अधिक लोगों ने भाग लिया है जो इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण हुए हैं। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ जनों को कान की मशीन, व्हील चेयर, चश्मा, दांत इत्यादि जो स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनका पंजीकरण हो गया है और यह एक कैंप लगाकर बहुत जल्द ही इनका वितरण समारोह कर दिया जाएगा।